दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 10 रिंग्स यानी 10 जादुई चक्रों से। ये रिंग्स हजारों साल से अस्तित्व में है, पर ये कहां से आई और किसकी है, ये बात किसी को मालूम नहीं है। इन रिंग्स में अत्यधिक पावर्स है और इन्हें किसी भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें पहनने वाले इंसान की उम्र भी नहीं बढ़ती, मतलब एक तरह से वो अमर हो जाता है। इन रिंग्स को सिर्फ वही इंसान इस्तेमाल कर सकता है जो बहुत ताकतवर और होशियार है। लगभग 1000 साल पहले ये रिंग्स वेंगवू नाम के चाइनीज आदमी को मिली, और क्योंकि वो वेंगवू इन रिंग्स के काबिल था, इसलिए वो उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर पाया। पर उसने इस ताकत का सही इस्तेमाल करने की कोशिश की, बजाय से पूरी दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वेंगवू ने अपनी एक आर्मी बनाई थी जिसका नाम था 10 रिंग्स। उसकी मदद से उसने सदियों तक पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाई, लेकिन बाद में उसका इन सब से दिल भर गया और अब उसे चमत्कारों और जादुई शक्तियों में दिलचस्पी आने लगी। इसीलिए वेंगवू ने माइथोलॉजी की स्टडी करना शुरू किया। फिर 1996 में उसे तालो नाम की एक जगह के बारे में पता चला। तालो एक दूसरा डायमेंशन है जहां पर बहुत से रहस्यमय जानवर हैं और वो जगह जादुई शक्तियों से भरी है। वेंगवू ने इस दुनिया में तो अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी और अब वो तालो पर भी कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने उस जगह की काफी रिसर्च की। फिर एक दिन वो अपने कुछ साथियों के साथ तालो जाने के लिए निकल पड़ा। तालो का रास्ता एक जादुई जंगल के उस पार था। कोई भी आम इंसान उस जंगल को पार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक जिंदा जंगल था जो कि भूल भुलैया की तरह था और वो तालो की तरफ बढ़ने वालों को मार डालता था। जब वेंगवू अपने साथियों के साथ उस जंगल में गया, तब जंगल ने उनकी गाड़ियों पर खतरनाक तरीके से हमला कर दिया, जिससे उसके सभी साथी मारे गए। लेकिन वेंगवू अपनी रिंग्स की वजह से बच गया। फिर वेंगवू किसी तरह उस जंगल को पार करता हुआ तालो के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे यिंगली नाम की एक औरत मिलती है जो कि तालों की गार्डियन थी। वेंगवू जैसे ही तालों में घुसने की कोशिश करता है, यिंगली उनसे लड़ना शुरू कर देती है। वेंगवू अपनी रिंग्स से उन पर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो यिंगली को हरा नहीं पाता, क्योंकि तालों में रहने वाले सभी लोगों के पास जादुई शक्तियां थी और यिंगली तो एक बहुत ही ताकतवर योद्धा थी। यिंगली ने अपनी शक्तियों से न सिर्फ वेंगवू को अच्छी टक्कर दी, बल्कि उनकी रिंग्स को भी अपने काबू में कर लिया और वेंगवू को हरा दिया। लेकिन यिंगली ने वेंगवू को जान से नहीं मारा और वेंगवू भी यिंगली से नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद वेंगवू ने उस जंगल में आना जाना शुरू कर दिया और वो यिंगली के साथ वक्त बिताने लगा। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का सोच लिया। पर तालो के लोगों को उनका ये रिश्ता पसंद नहीं आया। यिंगली चाहती थी कि वेंगवू उनके साथ तालो में ही रहे, लेकिन वहां के लोगों ने वेंगवू की बुराइयों की वजह से उसे तालो में आने नहीं दिया। इसीलिए यिंगली तालो को छोड़कर वेंगवू के साथ चाइना चली गई और उसने उससे शादी कर ली। तालो को छोड़ने की वजह से यिंगली की सारी शक्तियां भी चली गई और यिंगली की अच्छाइयां देखकर वेंगवू ने भी अपने सारे बुरे काम बंद कर दिए, यहाँ तक कि उसने अपनी रिंग्स भी उतार कर रख दी। सन 2000 में वेंगवू के बेटे का जन्म हुआ, जिसे उसने नाम दिया शांगची, और इसके 4 साल बाद उसे एक बेटी भी हुई जिसका नाम था शियाली। अब वेंगवू की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो एक अच्छा इंसान बन गया था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उधर दुनिया में खबर फैल गई थी कि वेंगवू ने अपनी रिंग्स उतार दी है और अब उसके पास कोई सेना भी नहीं है। इस बात से उसके दुश्मन बहुत खुश हुए और अब उन्हें वेंगवू से बदला लेने का सही मौका मिल गया। फिर सन 2007 में जब शांगची 7 साल का था और उसकी बहन शियाली 3 साल की थी, तभी एक दिन वेंगवू के कुछ दुश्मन उसके घर आ जाते हैं। लेकिन उस दिन वेंगवू कहीं बाहर गया हुआ था और घर पर यिंगली और उसके दोनों बच्चे थे। आयरन गैंग के लोग यहाँ वेंगवू को मारने आए थे, लेकिन वो घर पर नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी फैमिली को मारने का सोच लेते हैं। यिंगली उन्हें समझाने की कोशिश करती है, इससे वो बच्चों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन यिंगली को मारने लगते हैं। फिर यिंगली भी उनसे लड़ना शुरू कर देती है। हालांकि यिंगली एक अच्छी फाइटर थी, लेकिन अब उसके पास जादुई शक्तियां नहीं थी, और क्योंकि वहां आयरन गैंग के बहुत सारे लोग आए थे, इसलिए वो उनके सामने टिक नहीं पाती और मारी जाती है। बाद में जब वेंगवू अपने घर पहुंचता है, तब तक उसके दुश्मन वहां से जा चुके थे। वेंगवू वहां पर यिंगली को मारा देखकर और आयरन गैंग के कुछ लोगों की लाशें देखकर समझ जाता है कि ये काम किसका है। इस घटना की वजह से वेंगवू को अच्छाई पर से भरोसा उठ जाता है और वो फिर से अपनी रिंग्स पहन लेता है ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके। फिर वेंगवू उस अड्डे पर जाता है जहां पर आयरन गैंग के लोग मौजूद थे और वो शांगची को भी अपने साथ ले जाता है ताकि वो उन गुंडों की पहचान कर सके जिन्होंने उसकी मां को मारा था। फिर वेंगवू अपनी रिंग्स की मदद से उन सबको मार देता है, लेकिन वहां पर आयरन गैंग का लीडर मौजूद नहीं था, मतलब उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। इसलिए वेंगवू यह तय करता है कि अब वो आयरन गैंग के लीडर को अपने बेटे के हाथों मरवाएगा। तब वेंगवू फिर से अपनी 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन चालू कर देता है और वो उसमें अपने बेटे को कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू करता है। साची को फाइटिंग की प्रैक्टिस करता देख उसकी बहन शियाली को भी फाइटिंग सीखने की इच्छा होती है, लेकिन वहां लड़कियों का आना अलाउड नहीं था, इसीलिए शियाली अकेले ही अपनी ट्रेनिंग करती है और वो सबको दूर से देखकर ही सीखने लग जाती है। उधर आयरन गैंग के लीडर को यह पता चल गया था कि वेंगवू उसे मारने वाला है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए छुपना शुरू कर देता है। फिर सन 2014 में साची 14 साल का हो जाता है। अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी
चुकी थी और वो एक बहुत खतरनाक फाइटर बन गया था। वेंगवू ने आयरन गैंग के लीडर को ढूंढ लिया था, इसीलिए वो शांग-ची को उसे मारने भेजता है। फिर शांग-ची अमेरिका जाता है और वहां वो आयरन गैंग के लीडर को मार डालता है। लेकिन वो मिशन पूरा करने के बाद उसे ये एहसास होता है कि उसने बदले की आग में अपनी माँ के संस्कारों को ही जला डाला, इसीलिए उसे बहुत पछतावा होता है और वो अपने पिता से दूर रहने का फैसला कर लेता है। फिर शांग-ची सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और वो अपना नाम और पहचान बदलकर वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ शियाली अपने घर पर ट्रेनिंग कर रही थी और वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन शांग-ची घर वापस नहीं आता और इस तरह से पूरे 6 साल बीत जाते हैं। शियाली अब 16 साल की हो चुकी थी और वो ये समझ गई थी कि अब उसका भाई वापस नहीं आएगा, इसलिए वो भी घर से भाग जाती है। फिर वो चाइना के शहर मकाओ चली जाती है और वहां वो खुद का एक फाइटिंग क्लब खोलती है। उधर वेंगवू को ये पूरी खबर थी कि उसके बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो उन्हें जबरदस्ती घर वापस ला सकता था, पर वो उन्हें अपनी मर्जी से जीने का मौका देता है। फिर सन 2024 में वेंगवू के साथ एक अजीब घटना घटती है। उसे अचानक अपनी बीवी की आवाज सुनाई देने लगती है। यिंगली की वो आवाज उसे बताती है कि अभी भी वो जिंदा है और तालो के लोगों ने उसे कैद करके रखा है। वो आवाज उसे मदद के लिए पुकार रही थी। ये सब सुनते हुए वेंगवू ये मान लेता है कि तालो के लोगों ने यिंगली को सजा देने के लिए उसे कैद कर लिया है, क्योंकि उसने सबके खिलाफ जाकर मेरे से शादी कर ली थी। उस आवाज की बातें सच मानकर वेंगवू तालो में जाकर यिंगली को आजाद करने का फैसला कर लेता है, पर अपनी पूरी आर्मी के साथ उस जादुई जंगल को पार करना और तालो में घुसना बेहद मुश्किल था। इसीलिए वेंगवू वहां जाने का आसान तरीका ढूंढने लग जाता है और तब उसे उन लॉकेट की याद आती है जो कि यिंगली ने शांग-ची और शियाली को दिए थे। वो लॉकेट यिंगली तालो से अपने साथ लेकर आई थी। वो असल में मैजिकल लॉकेट थी जिन्हें ड्रैगन की मूर्ति पर लगाने से तालो का रास्ता सामने आता था। तालो में घुसने के लिए वेंगवू को उन लॉकेट्स की जरूरत थी, पर वो लॉकेट उसके बच्चों के पास थे और उसके बच्चे घर से भाग चुके थे। वेंगवू ना सिर्फ उन लॉकेट को हासिल करना चाहता था, बल्कि वो अपने बच्चों को भी घर वापस लाना चाहता था, ताकि उसकी बीवी के लौटने पर पूरी फैमिली एक हो सके। इसीलिए वो शांग-ची को शियाली के नाम से एक पोस्ट कार्ड भेजता है और वो उस कार्ड में ऐसा लिखता है कि शियाली उसे मकाओ में मिलने बुला रही है, ताकि शांग-ची भी मकाओ पहुंच जाए और वो वहां जाकर उन दोनों को घर वापस ला सके। दूसरी तरफ शांग-ची इन सबसे बिल्कुल अनजान था। उसे घर छोड़े हुए 10 साल हो गए थे और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। जब उसे शियाली के नाम का पोस्ट कार्ड मिलता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है और इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मतलब वेंगवू का वो प्लान फेल हो गया था। इसलिए वेंगवू अपने कुछ आदमियों को शांग-ची का वो लॉकेट छीनने सैन फ्रांसिस्को भेजता है। उधर जब शांग-ची अपनी फ्रेंड केटी के साथ एक बस से कहीं जा रहा था, तब उन पर 10 रिंग्स के आदमी हमला कर देते हैं। शांग-ची उन लोगों को भगा तो देता है, पर वो लोग उसका लॉकेट छीनने में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ ही लड़ाई के दौरान एक आदमी ने शांग-ची को यह भी बोल दिया था कि वो लोग उसकी बहन के पास भी जाएंगे। इसी वजह से शांग-ची मकाओ जाने का सोच लेता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके और यही वेंगवू का नया प्लान था। जब शांग-ची मकाओ जाने लगता है तो उसकी फ्रेंड केटी भी उसके साथ वहां जाती है और तब शांग-ची अपनी फ्रेंड केटी को अपनी पूरी असलियत बता देता है। फिर वो दोनों मकाओ पहुंचकर शियाली के फाइटिंग क्लब में जाते हैं और वहां जब शांग-ची अपनी बहन से मिलता है तो शियाली पहले उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर घर से भाग गया था। बाद में जब शांग-ची अपनी बहन से उस पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि वो कार्ड शियाली ने उसे नहीं भेजा था। तभी उस क्लब पर 10 रिंग्स के बहुत सारे आदमी हमला कर देते हैं। शांग-ची और शियाली उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग शियाली का लॉकेट छीन लेते हैं और तब वेंगवू उनके सामने आता है और वो शांग-ची, केटी और शियाली को वापस अपने घर लेकर चला जाता है। वहां वेंगवू उन्हें बताता है कि उसे यिंगली की आवाज सुनाई दे रही है और वो उसे मदद के लिए पुकार रही है। फिर वो उन लॉकेट का इस्तेमाल करके तालो का जादुई नक्शा बनाता है और बोलता है कि तालो में जाने का वो खास रास्ता साल में सिर्फ एक बार एक फेस्टिवल के दिन खुलता है और वो फेस्टिवल 3 दिन बाद ही था। इसीलिए वेंगवू ने यह तय किया कि वो उस फेस्टिवल के दिन अपनी फौज के साथ तालो में जाएगा और अगर वहां के लोगों ने उसका विरोध किया तो वो सबको मार देगा। शांग-ची को ये सब बातें बेकार लग रही थी, क्योंकि उसकी मां जिंदा है और कैद में है। इसीलिए वो अपने पिता को तालो में हमला करने से मना करता है। इससे वेंगवू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो शांग-ची, शियाली और केटी को एक तहखाने में बंद कर देता है। उस तहखाने में उन्हें ट्रेवर लेटरी मिलता है। ट्रेवर वही एक्टर था जिसने कुछ साल पहले 10 रिंग्स का लीडर बनने की एक्टिंग की थी और ये बात वेंगवू को पसंद नहीं आई थी। इसलिए ट्रेवर के गिरफ्तार होने के बाद 10 रिंग्स के आदमी उसे चाइना लेकर चले गए थे ताकि वेंगवू उसे मार सके। लेकिन जब वेंगवू
वेंगू उसे मारने ही वाला था, तब ट्रेवर ने अपनी एक्टिंग से 10 रिंग्स के लोगों का दिल जीत लिया। इस वजह से वेंगू ने उसकी जान बख्श दी और उसे अपने मनोरंजन के लिए वहीं रख लिया। जब शांग-ची, शियाली और केटी उससे मिलते हैं तो ट्रेवर उन्हें अपने बारे में बताता है और वो उन्हें मॉरिस से मिलवाता है। मॉरिस टालो का एक जादुई प्राणी था जिसे वेंगू ने कुछ साल पहले टालो के बाहर के जंगल से उठाया था। उस तहखाने में रहते रहते मॉरिस और ट्रेवर दोस्त बन गए थे और ट्रेवर उसकी भाषा समझने लग गया था। जब मॉरिस शांग-ची और शियाली को देखता है तो समझ जाता है कि वो दोनों यिंगली के बच्चे हैं और उन्हें देखते ही उसे अपने घर की याद आती है। इसलिए वो ट्रेवर को बोलता है कि वो टालो में जाने का एक खुफिया रास्ता जानता है। इसी दौरान शियाली ने उस तहखाने से भागने का तरीका ढूंढ लिया था, इसलिए वो सब वहां से निकलकर टालो जाने का फैसला करते हैं ताकि वो वेंगवू से पहले वहां पहुंचकर सबको साधना कर सके। फिर वो सब 10 रिंग्स के लोगों से बचते हुए वहां से भागते हुए जादुई जंगल के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां मॉरिस उन्हें उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता बताता है और वो उस जंगल को पार करके तालो के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें यिंगली की बहन यिंगनान मिलती है जो कि अपने भांजे और भांजी का स्वागत करती है। फिर शांग-ची और शियाली अपनी मौसी को बताते हैं कि उनके पिता को लग रहा है कि उनकी मां टालो में कैद है, इसलिए वो यहाँ आने वाले हैं। और तब यिंगनान उन्हें इन बातों के पीछे का सच बताती है जिसमें टालो का पूरा इतिहास शामिल था। हजारों साल पहले जब टालो के लोग शांति से जी रहे थे तब अचानक उनकी दुनिया में दूसरी डायमेंशन का पोर्टल खुल गया जिसमें से बाहर निकली एक राक्षस की फौज। उस मॉन्स्टर्स का नाम था ड्रेवल एंड डार्कनेस। वो और उसके साथी दूसरों की आत्मा चुरा के अपना पेट भरते थे। उन्होंने तालो में घुसकर बहुत तबाही मचाई और कई लोगों को मारा। वो तालो से निकलकर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी तालो की नदी में से एक जादुई ड्रैगन बाहर निकला जिसका नाम था द ग्रेट प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर ड्रैगन की शक्ति के आगे वो आत्मा भक्षक कमजोर पड़ने लग गए। फिर तालो के लोगों और ग्रेट प्रोटेक्टर ने मिलकर उस ड्रेवल और उसकी पूरी फौज को वापस उसके डायमेंशन में भेज दिया। प्रोटेक्टर ड्रैगन ने वहां पर अपनी खान से एक मजबूत दरवाजा बना दिया ताकि वो आत्मा भक्षक वहां से बाहर न निकल सके। इसके बाद ग्रेट प्रोटेक्टर ने तालो के सभी लोगों को अपनी थोड़ी शक्ति और अपनी बहुत सारी खाल दी ताकि वे लोग उससे हथियार बना सकें और उस डार्क गेट की रक्षा कर सकें। तब से लेकर आज तक तालो के लोग उस गेट की रक्षा करते रहे और जंग की तैयारी कर रहे थे ताकि अगर कभी वो राक्षस बाहर आ जाए तो वो उसे हरा सके। वो ड्रेवल एंड डार्कनेस खुद तो उस दरवाजे को कभी तोड़ नहीं पाया, इसलिए उसने बाहर निकलने के लिए दूसरों को पुकारना शुरू कर दिया। उसने सदियों से कई ताकतवर लोगों को झूठा लालच देकर उस दरवाजे को तुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जो कोई भी उसके बहकावे में आकर तालो गया उसे वहां के लोगों ने हरा दिया। फिर 2024 में उस राक्षस का ध्यान वेंगवू पर गया। उसे समझ आ गया था कि वो 10 रिंग्स की ताकत से आजाद हो सकता है, इसीलिए उसने यिंगली की आवाज में वेंगवू को पुकारना शुरू कर दिया। और क्योंकि वेंगवू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उस आवाज को सुन के अपना होश खो बैठा और उसने टालो में जाकर उस दरवाजे को तोड़ने का फैसला कर लिया। यिंगनान की पूरी बात सुनकर शांग-ची और शियाली समझ गए कि अगर उनके पिता को रोका नहीं गया तो यह दुनिया तबाह हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। फिर यिंगनान उन दोनों को ड्रैगन की खाल का कवच और उन्हें लड़ाई के नए तरीके सिखाती है। इसके साथ ही किटी भी वहां तीर चलाना सीखती है। फिर 3 दिन बाद जब उस फेस्टिवल के दिन टालो का रास्ता खुलता है तब वेंगवू अपनी फौज के साथ वहां आ जाता है। वहां के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे उसकी बीवी नहीं बल्कि एक राक्षस है जो कि उसे बहका रहा है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वो अपने आदमियों को सबसे लड़ने को बोलता है और वो खुद उस दरवाजे को तोड़ने निकल जाता है। फिर टालो और 10 रिंग्स के लोगों की जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और शांग-ची अपने पिता को रोकने जाता है। शांग-ची के पास अब नया कवच और हथियार थे, लेकिन वो अब भी अपने पुराने तरीके से लड़ रहा था, इसलिए वो कुछ देर तो वेंगवू के आगे टिक जाता है, लेकिन आखिर में वो हार जाता है और फिर वेंगवू उसे वहां एक नदी में फेंक देता है और वो उस डार्क गेट के पास पहुंच जाता है। फिर वो अपनी रिंग्स का इस्तेमाल करके उस गेट को तोड़ना शुरू कर देता है, पर वो गेट बहुत बड़ा और मजबूत था, इसलिए वो आसानी से टूटता नहीं, लेकिन उसमें कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। उन क्रैक्स में से कई सारे छोटे आत्मा भक्षक बाहर निकल आते हैं, लेकिन वेंगवू उनकी तरफ ध्यान नहीं देता और वो पूरी ताकत से उस दरवाजे पर हमला करता रहता है। उधर वो आत्मा भक्षक टालो के लोगों पर हमला कर देते हैं और वे कई लोगों को मारकर उनकी आत्मा दरवाजे के अंदर ले जाते हैं ताकि उनके मास्टर की ताकत बढ़ जाए और वो वहां से बाहर निकल पाए। यह देखकर 10 रिंग्स के लोग अपनी लड़ाई रोक देते हैं और वो इस नई मुसीबत से निपटना शुरू कर देते हैं। उन राक्षसों को सिर्फ टालो के हथियार से ही मारा जा सकता था, इसलिए 10 रिंग्स
के लोग तालो के लोगों के साथ मिलकर उनसे लड़ते हैं। दूसरी तरफ शांची उस नदी में डूब रहा था और वह मरने ही वाला था, लेकिन तभी ग्रेट प्रोटेक्टर उस नदी में से बाहर आता है और वो शांची को बचा लेता है। फिर वो ड्रैगन सबके साथ मिलकर उन राक्षसों को मारना शुरू करता है और शांची अपने पिता को दरवाजा तोड़ने से रोकने के लिए चला जाता है। इस बार शांची अपनी मौसी के सिखाए हुए उस तरीके से लड़ता है जैसे उसकी माँ लड़ा करती थी। इससे वो न सिर्फ वेंगवू को अच्छी टक्कर देता है बल्कि वो उसकी 5 रिंग्स को भी अपने काबू में कर लेता है। दोनों बाप बेटे 5-5 रिंग्स का इस्तेमाल करके आपस में लड़ते हैं, लेकिन आखिर में शांची पूरी 10 रिंग्स को अपने काबू में कर लेता है और वो उससे वेंगवू को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो प्यार की खातिर रुक जाता है और वो उन रिंग्स को अपने पिता को लौटा देता है और वो उन्हें दोबारा समझाता है कि उस गेट को ना तोड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो गेट काफी कमजोर हो गया था और ड्रेवल एंड डार्कनेस बहुत ताकतवर बन गया था, इसीलिए वो गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है और तब वेंगवू को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो ड्रेवल शांची पर हमला करता है, लेकिन वेंगवू उसे बचा लेता है, पर तभी वो राक्षस पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकालना शुरू कर देता है। मरते मरते वेंगवू अपनी रिंग्स शांची को दे देता है। फिर वो राक्षस तालों की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी ग्रेट प्रोटेक्टर उसे अपनी शक्तियों से नदी में घेर लेता है और वो ड्रेवल को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके साथी उसे बहुत सारी आत्माएं लाकर देते हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो प्रोटेक्टर की पकड़ से छूट जाता है। फिर ड्रेवल प्रोटेक्टर को ही पकड़ लेता है और वो उसकी आत्मा को निगलना शुरू कर देता है। अगर वो ड्रैगन की आत्मा छीन लेता तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन तभी केटी दूर से ही ड्रेवल के गले पर एक तीर मार देती है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर आजाद हो जाता है और वो फिर से ड्रेवल को पानी में कैद कर देता है। और तब शांची अपनी रिंग्स उस राक्षस के पेट में डाल देता है और वो उन्हें फुल चार्ज करके उसके पेट में ब्लास्ट कर देता है, जिससे ड्रेवल एंड डार्कनेस के टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। इन सब के बाद तालो और 10 रिंग्स के लोग मिलकर उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उस जंग में अपनी जान गंवाई थी। फिर शांची और केटी वापस अमेरिका चले जाते हैं और वो एक होटल में बैठकर अपने दोस्तों को उस घटना के बारे में बताते हैं। तभी वहां पर जादूगर वोंग आ जाता है और वो शांची और केटी को अपने साथ कमर ताज लेकर चला जाता है। मूवी के मिड क्रिएट सीन में हमें वोंग, आई नीड, शांची और केटी कमर ताज में नजर आते हैं। वहां पर कैरल नर्वस और ब्रूस बैनर भी वीडियो कॉल पे मौजूद थे। वोंग वहां सबको बताता है कि जब शांची पहली बार उन 10 रिंग्स का इस्तेमाल किया तो उससे अलग तरह की एनर्जी निकली जो कि उसे कमर ताज में महसूस हुई और तब से वो रिंग्स दूर किसी को एक मैसेज भेज रही है। उन रिंग्स को स्कैन करने पर ब्रूस और वोंग को यह पता चला कि वो कई हजार साल पुरानी है और उन रिंग्स के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं है, और क्योंकि अब वो पावरफुल रिंग्स शांची के पास थी, इसीलिए वोंग और ब्रूस बैनर उसे अपने सुपर हीरो टीम का हिस्सा बना लेते हैं। मूवी के पोस्ट क्रिएट सीन से हमें श्याली दिखती है जो कि अपने भाई को ये बोलकर चाइना गई थी कि वो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने जा रही है, लेकिन अब वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन की नई लीडर बन गई थी और उसने वहां पर लड़कियों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था और वो एक नए तरीके से अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रही थी। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग फिल्म स्टोरी ली गई थी शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स मूवी से। ये फिल्म स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिल्म स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।